हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग गृह विज्ञान में अपने सिर्फ खाली हम लोग करें किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और बहुत तेज़ी से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें आपके 230 प्रश्नों से अधिक ही प्रश्न हैं, उनको हम देखेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखने को मिलेंगे और वो भी सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए मुख्य रूप से किए जाने वाले कार्य हैं। प्रसव पूर्व सुरक्षा, प्रसवकालीन सुरक्षा, प्रसव उपरांत देखभाल, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इनमें से सभी। मातृत्व एवं शिशु कल्याण योजनाएं केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, इनमें से सभी। तो हर प्रकार की योजनाएं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इनमें से सभी। किस सन में भारत सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई? तो जो केंद्रीय समाज कल्याण विभाग है वो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका 1953 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है कि आपकी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो ये आपकी 1951 में। ओके, अगला है, सन 1953 में भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जनता के हितार्थ किस विभाग की स्थापना की? बजट विभाग, परिवार कल्याण विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, बिजली विभाग। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा सन 1955 ईस्वी में इस क्षेत्र के अंतर्गत व्यय किया गया इसमें से जिसमें महिला कल्याण, बाल कल्याण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो क्या हो गया कि किसके लिए? ये महिला कल्याण एवं बाल कल्याण, इस उपयुक्त दोनों के लिए व्यय किया गया। केंद्रीय योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों को एक मानकर एक परियोजना केंद्र खोला गया? मतलब कितने गांव को एक मान करके परियोजना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम या 60 ग्राम। तो 25 विलेजेस को माना गया। ठीक है, उसको क्या मानक बनाएगा? 25 विलेजेस को। बाल सुरक्षा के स्वयं सेवी संगठन है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, मतलब कि यूनिसेफ की बात कर रहा है, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है मुख्य कार्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्र के जनक का क्या नाम है? यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। समाजशास्त्र के जनक का क्या नाम है? तो टीबी बाटोमोर, अगस्ट कॉम्ट, मैकावर पेज और वॉनविच। तो जो समाजशास्त्र के जनक हैं उनका नाम क्या है? अगस्ट कॉम्ट उनका नाम है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विद्वान ने 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी? तो अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, वेबर और स्मॉल। तो 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखने वाले लेखक का नाम हर्बर्ट एवं स्पेंसर है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह बात किसने कही? वार्ड, ओडम, गिडिंग्स, गिन्सबर्ग। तो यह बात कही है हमारे गिडिंग्स महोदय ने। अगला है, समाजशास्त्र निम्न में से किसका वर्णन करता है? तो जो समाजशास्त्र है वो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उचित अनुचित का, क्या है का। तो इसमें करेक्ट आंसर होता है उचित और अनुचित का वर्णन करता है। समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना, समाज के घटकों पर नियंत्रण करना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर क्या होता है, समाजशास्त्र में हम क्या करते हैं? अपने समाज को समझते हैं। ठीक है, फिर अगला है हमारा, ये प्रश्न इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे और विवाह से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूप एक अध्ययन के विषय क्षेत्र के रूप में किसे स्पष्ट किया है? तो इसमें है आपका स्मॉल ने ये परिभाषा दी है। सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन को विषय के रूप में किसने स्पष्ट किया है? इन्होंने जो सामाजिक संबंधों का स्वरूप है इसका एक विषय बनाया, किसने किया है? तो ये स्मॉल महोदय ने किया है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन आपका दुर्खीम का है। इस तरह से
प्रश्न पूछे जाते हैं, परिभाषाओं से लेकर भी। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, इनमें से सभी। तो हम सभी का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का एक संप्रदाय स्वरूपात्मक है तो दूसरे का नाम क्या है? प्रकारात्मक, समन्वयात्मक, दोनों, विषयात्मक। तो अगर एक का नाम वो है स्वरूपात्मक तो दूसरे का है समन्वयात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होता है। भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ। अगला क्या है प्रश्न, जो भग्नाशा उत्पन्न करने वाले कारण हैं, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, उपयुक्त, सभी। तो जो ये भग्नाशा है इसके क्या सभी कारण हैं? तो ये सारे कारण हो सकते हैं भग्नाशा उत्पन्न करने की। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भग्नाशा का कारण है एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में दो या दो से भावनाओं का पारस्परिक संबंध, इड और ईगो का पारस्परिक संबंध, शारीरिक दोष और शारीरिक विकास, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपका उपयुक्त, सभी। प्रश्न क्या था? भग्नाशा का क्या कारण है? तो उपयुक्त सभी क्या है? हमारे भग्नाशा के कारण हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में भग्नाशा होने का उसके व्यवहार पर क्या हो सकता है? व्यक्ति का हताश व विनाश होना, फिर उसके बाद उदासीन बन जाना, मानसिक असंतुलन होना, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त, सभी। अगला प्रश्न है, निरंतर भग्नाशा की स्थिति का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार का हो जाता है, इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, उपयुक्त, सभी। तो पहली बात तो संतोषी व्यवहार का नहीं हो पाता है, इच्छाएं कल्पनाएं करना भी वो बंद नहीं करता, बल्कि उसका क्या होता है? व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। भग्नाशा की स्थिति से मुक्त होने वाला सर्वोत्तम उपाय क्या है? इच्छाएं करने छोड़ देना, सन्यासी हो जाना, किसी प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न करना, विद्रोह करना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है आपका कि मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय क्या है भग्नाशा से? कि किसी प्रबल प्रेरणा को उत्पन्न कर लेना। अगर माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे हम दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगी? भग्नाशा की स्थिति दूर हो सकती है। अगला प्रश्न है, भग्नाशा के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में क्या प्रतिक्रिया होती है? व्यवहार में आलस्यपन आ जाता है, व्यक्ति का उद्देश्य प्रेरणाहीन हो जाता है, वह कुंठित हो जाता है, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाता है उपयुक्त, सभी। ये भी एक तरह का क्या है? हमारा साइकोलॉजिकल है ना आपका इम्बैलेंस, भग्नाशा। तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर किस बच्चों को भग्नाशा की स्थिति का सामना करना पड़ता है? समाज में अस्वीकृत, अवहेलित, अशिक्षित रह जाना, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर अगर ये सारी कंडीशंस हैं तब भी क्या होता है? भग्नाशा का सामना करना पड़ जाता है। यदि किसी कारण किसी से व्यक्ति की इच्छाएं तृप्त ना हो सकें तो उसे क्या करना चाहिए? तो अगर उसकी इच्छाएं तृप्त ना हो सकें अर्थात कि उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाए तो उसे क्या करना चाहिए? इच्छाएं करना छोड़ देना चाहिए, समाज से बदला लेना चाहिए, इच्छाओं का उद्देश्य किसी अच्छे मार्ग की तरफ परिवर्तित कर दें, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, अपने उद्देश्य को अच्छे मार्ग की तरफ परिवर्तित। अच्छा, ये भग्नाशा जो वर्ड है, ये भग्नाशा मतलब फ्रस्ट्रेशन, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन, तो हमें किसी चीज़ से अगर हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो अगर अपने माइंड को हम डाइवर्ट कर लेंगे तो हम उस चीज़ को भूल सकते हैं, लेकिन अगर उसी चीज़ को बार बार सोचते रहेंगे तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कौन सा वातावरण भग्नाशा की स्थिति में अधिक सहायक होता है? सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं, आर्थिक वातावरण और उपयुक्त, सभी। तो कौन सा वातावरण है जो भग्नाशा की स्थिति में अधिक सहायक रहता है? तो वो कौन सा वातावरण है? उपयुक्त, सभी। सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं, आर्थिक वातावरण, या अगर पूछता
कि यहाँ पर उपयुक्त सभी, जैसे ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सी भग्नाशा में अधिक सहायक हैं, मतलब कि भग्नाशा को बनाए रख रही हैं। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि भग्नाशा को हटाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। फिर 30 है आपका, भग्नाशा के फलस्वरूप कई बार व्यक्ति के व्यवहार में कुछ असामान्यताएं आ जाती हैं, वह निम्न है। टांग हिलाना, नाखून कुतरना, हकलाना, उपयुक्त सभी। बिल्कुल उपयुक्त सभी। नर्वस भी लोग होते हैं तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं। व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता क्या है? संतुलित भोजन, समुचित वस्त्र व आवास, शिक्षा सुविधा, उपयुक्त सभी। तो भोजन तो है ही हमारा, फिर समुचित वस्त्र व आवास तो है ही, तो इसमें से दोनों में से एक होता तो किसी एक पे आप टिक लगाते। शिक्षा सुविधा भी है, तो इसलिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त सभी। वैसे जो हमारे प्रमुख आवश्यकताएं हैं वो भोजन है और वस्त्र है और आवास है, ये हमारी बेसिक नीड है, मतलब इनको तो पूरा होना ही होना है। अगला है हमारा, अधिकतर किन बच्चों को भग्नाशा की स्थिति में अधिक दुख होता है? प्रसन्न रहने वाले बच्चे को, गरीब बच्चों को, असहाय बच्चों को, अधिक महत्वाकांक्षी बच्चों को। तो कौन से वे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बच्चों को क्या होता है? भग्नाशा की स्थिति में बहुत ज़्यादा दुख होता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य चर क्या है? जीवन स्तर में वृद्धि करना, शिक्षा का प्रसार करना, भावी माता पिता एवं शिशु की भोजन की व्यवस्था करना, गर्भवती महिला का पता लगाना तथा उसे उचित सलाह देकर प्रसव केंद्र ले जाना। तो जो स्वास्थ्य चर है, मतलब स्वास्थ्य कर्मी जो है वो क्या, उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य ये है कि वो गर्भवती महिला का पता लगाए और उसे उचित सलाह देकर प्रसव केंद्र लेकर के जाना। जैसे हमारी आशा बहू वगैरह भी इस कार्य को संपादित करती हैं। कुरीति को नष्ट करने का प्रमुख साधन क्या है? प्रसव केंद्र, अशिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर शिक्षा है, ठीक है। तो कुरीति को नष्ट करने का प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा। जो मतलब परंपरागत जो चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, उसमें कुछ चीज़ें क्या हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, तो उनको दूर करने का क्या उपाय है? वो शिक्षा के द्वारा ही उनका निवारण किया जा सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य किस प्रकार बाल मृत्यु को प्रभावित करता है? शिशु को शिक्षित कर सकेंगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे, संक्रामक रोगों से मुक्त होंगे तथा स्वस्थ संतान को जन्म देंगे। अज्ञानता। तो स्वास्थ्य किस प्रकार बाल मृत्यु को प्रभावित कर सकता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, संक्रामक रोगों से मुक्त होंगे तथा स्वस्थ संतान को जन्म देंगे, जिससे क्या होगा? बाल मृत्यु की भी समस्या नहीं आएगी और अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो बच्चे भी अच्छे रहेंगे। ऊपरी दूध किस प्रकार बाल मृत्यु में सहायक है? गाय भैंस का पीने योग्य नहीं होता, ऊपरी दूध में पौष्टिक तत्वों का अभाव होता है, माताएं उचित रूप से दूध को तैयार नहीं करती जिससे शिशु को शीघ्र संक्रमण हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है कि माताएं उचित रूप से दूध को तैयार नहीं करती जिससे शिशु को शीघ्र संक्रमण हो जाता है। जैसे बॉटल वगैरह को ढंग से स्टरलाइज ना करने पर यह स्थिति आ जाती है, इससे बच्चे का इन्फेक्शन होता है, बार बार पेट खराब होता है ना, तो ऐसा हो जाता है। किस कारण से गर्भवती महिलाएं रोगी शिशु को जन्म देती हैं? अज्ञानता, निर्धनता, जागरूकता की कमी और इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी, ठीक है। तो आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। अज्ञानता, जानकारी ना होने के कारण, पैसे ना होंगे तब भी ऐसा होगा, और जागरूकता, अगर उन्हें मतलब जागरूक नहीं होंगी बच्चे के लिए तब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। जनसंख्या का निरंतर बढ़ना भी बाल मृत्यु का कारण है। क्यों? ज्ञान की कमी, जनसंख्या के दुष्परिणामों पर विचार न करना, दरिद्रता में बढ़ोतरी होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। निरंतर बढ़ना बाल मृत्यु का कारण है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हो जाएंगी, ज्ञान में कमी हो जाएगी, जनसंख्या के दुष्परिणाम पर विचार न करना, दरिद्रता में बढ़ोतरी होगी, मतलब ये सारी चीज़ें अगर वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो बढ़ना भी बाल मृत्यु का कारण है। इसी वजह से, क्योंकि लोगों को क्या सुविधाएं कम मिलेंगी, अगर जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी रोजगार कब मिलेगा, सुविधाओं में कमी आ जाएगी, तो इस कारण ये सब हो सकता है। अनुपयुक्त निवास स्थान भी बाल मृत्यु के कारण है, क्योंकि वह छोटे होते हैं, उनमें बच्चों को खेलने का पर्याप्त स्थान भी नहीं मिलता, उचित मात्रा में पर्याप्त वायु व प्रकाश का आवागमन नहीं होता, पर्याप्त फर्नीचर नहीं होता।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है उचित मात्रा में पर्याप्त वायु का प्रकाश व आवागमन नहीं होता। इससे भी बाल मृत्यु की समस्याएं हो सकती हैं अगर आवास इतना ज़्यादा छोटा है तो। प्रति 1000 बालकों के अनुसार संसार के किस देश में बाल मृत्यु दर अधिक है? पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होता है भारत। सबसे कम मृत्यु दर किस देश में है? अफ्रीका, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे कम मृत्यु दर जो है वो कहाँ है? इंग्लैंड में है। और हमारे उसके ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले जो ऊन निर्माण की प्रक्रिया है वो कहाँ शुरू हुई थी? तो वो भी इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए 18 से 28 वर्ष की आयु क्या होती है? बढ़िया होती है, सबसे उपयुक्त आयु होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसव तथा स्वास्थ्य केंद्रों पर बाल मृत्यु से संबंधित कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? गर्भकालीन, साधारण स्वास्थ्य, शिशुपालन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। गर्भकालीन, शिशुपालन और साधारण स्वास्थ्य की इन सारी चीज़ों की जानकारी देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। नर्सों आदि दाइयों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? स्वच्छता का, निसंक्रमण की विधियों का पूर्ण ज्ञान, यदि स्थिति गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टरी चिकित्सा प्राप्त करना चाहिए, और है ये आपका उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हमारे देश में कौन सी शिक्षा का अभाव है जिसमें बाल मृत्यु अत्यधिक प्रभावित होती है? जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, यौन शिक्षा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है यौन शिक्षा। हमारे देश में यौन शिक्षा का अभाव है जिससे बाल मृत्यु की जो समस्या है वो देखने को ज़्यादा मिलती है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वास में वो अवरोध उत्पन्न होना, जन्मजात असमानताएं, पूर्वकालिकता, इनमें से सभी। तो इसमें भी करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? इनमें से सभी। ये जो प्रश्न है उसमें ज़्यादातर आंसर इनमें से सभी है, तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि और भी आप फैक्ट्स को जान पा रहे हैं और भी चीज़ों को जान पा रहे हैं कि क्या होना चाहिए। शिशु को अधिकतर कैसे निवास स्थान में होने से रोगी होने का भय रहता है? जो घर छोटे होते हैं, जहाँ संयुक्त परिवार रहते हैं, जहाँ वायु एवं प्रकाश का आवागमन ठीक से नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि जहाँ वायु और प्रकाश का आवागमन ठीक प्रकार से नहीं होता। क्या संयुक्त परिवार में क्या निवास स्थान मतलब रोगी के लिए तो बढ़िया ही रहता है, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं उतना ही अच्छे से देखभाल हो पाती है। किस वर्ग पर परिवार नियोजन का प्रभाव कम पड़ रहा है? किस वर्ग पर? निम्न वर्ग पर, मध्यम वर्ग पर, उच्च वर्ग पर, इनमें से सभी पर। तो परिवार नियोजन का प्रभाव किस वर्ग पर सबसे कम पड़ रहा है? निम्न वर्ग पर सबसे कम पड़ रहा है। किस कारण से निम्न वर्ग पर परिवार नियोजन का प्रभाव कम हो रहा है? अज्ञानता व दरिद्रता, धन विरोधी कार्य, रूढ़िवादिता, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। ठीक है, धन विरोधी मानते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, और अज्ञानता व दरिद्रता तो होती ही है। शहरों में लोग शिक्षित होने के बावजूद भी उन परिवारों में बाल मृत्यु दर देखी जाती है जो निम्न जानकारियों से वंचित होते हैं। शरीर की रचना, गर्भाधान का सही ज्ञान, प्रसव काल की नवीन वैज्ञानिक प्रणाली, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता है या असीमित होते हैं, बार बार उत्पन्न होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, इनमें से सभी। तो जो हमारी मानवीय आवश्यकताएं हैं उनमें क्या होता है? मानवीय आवश्यकताओं की विशेषताएं हैं या असीमित होती हैं, बार बार उत्पन्न होती हैं, प्रतियोगी होती है, इनमें से सभी। तो या असीमित भी होती हैं, बार बार उत्पन्न भी होती है, हमारी आवश्यकताएं कभी समाप्त होती हैं, कभी नहीं समाप्त होती, प्रतियोगी होती हैं, इनमें से सभी। यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। व्यक्ति की मूलभूत प्रवृत्ति है भूख, नींद, भय, इनमें से सभी। तो ये भूख, नींद तो हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है ही, और भय भी, और इनमें से सभी। ये क्या है? ये हमारी मूलभूत प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर ये करेक्ट होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का
की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो जो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है उसका नाम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम है। अगला है, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? यह अनुभवाश्रित होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं या मूल्य तटस्थ होते हैं या अनुमानक विषय है? तो ये क्या है? यह वस्तुनिष्ठ है। ठीक है। फिर अगला है, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया? तो 1838 में हमारे समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भारत में एक ऐसा संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस सन में हुआ? मतलब कि भारत में पूछ रहा है। ठीक है। तो किस सन में हुआ ये? हमारा 1901 में, 1910 में, 1915 में, 1919 में। तो 1919 में एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का प्रयोग हुआ। एक देश कौन सा है जहां समाजशास्त्र विषय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो समाजशास्त्र विषय सबसे पहले कहाँ? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, यूरोप। तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ? यह अमेरिका में प्रारंभ हुआ। अगर गृह विज्ञान की बात करेंगे तो इंग्लैंड की बात होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में ये राधा कमल मुखर्जी की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग स्थापित हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? जो समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है उसमें संप्रदायों की संख्या कितनी है? 4, 5, 3, 2। तो कितनी है? 2 है। अगला है, समाजशास्त्र है एक प्राकृतिक विज्ञान, सैद्धांतिक विज्ञान, विशिष्टवादी विज्ञान और आपका सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पर समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें प्रयोग होता है सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, ऐतिहासिक पद्धति का। ठीक है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान कहा जा रहा है क्यों? क्योंकि विज्ञान है तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? जटिलता का, सरलता का, स्थिरता का, तटस्थता का। तो यहाँ पर आपका किसका? जटिलता का गुण तथ्यों में निम्न में से कौन सा होता है? तो जटिलता का गुण होता है, क्योंकि समाज की संरचना कैसी है? जटिल है, उलझी हुई है, जाल है। और क्योंकि मानव व्यवहार ऐसा होता है। समाज क्या है? समाज में कौन रहता है? मानव रहता है। और मानव का व्यवहार क्या है? एक ही स्थिति पर नहीं रहता। अभी हम कुछ और सोच रहे हैं, फिर कुछ और सोच रहे हैं। आज हमारे मूल्य कुछ और हैं, कल कुछ और हो जाएंगे। तो इसलिए क्या? जटिल है ये। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो क्या है? परिवार व्यवस्था, बजट का सिद्धांत, मांग व पूर्ति और फिर आपका है श्रम कल्याण। तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट होता है आपका श्रम कल्याण। ओके। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो क्या है? आपका श्रम कल्याण। ओके। एक राज्य के अंतर्गत व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र। तो उसका नाम क्या है? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ना तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृह स्वामिनी है और ना ही उसकी दासी, बल्कि उसकी बहन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो यह कथन बॉन्स एवं बेकर, वेबर, सोरोकिन और कॉम्ट। तो ये किसका? बॉन्स एवं बेकर का कथन है। तो कथन भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है। किसका? बहन है तो बहन, बा से बहन और बा से बॉन्स एवं बेकर। तो इस तरह से आप देखें। अब ये ना कहिएगा कि वेबर भी बा से हो रहा है, तो 2 लोग हैं भाई, बहन है, बॉन्स एवं बेकर। विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। यह कथन किसका है? विज्ञान ही है, वह चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। लैंडिस, मैकाइवर, कार्ल पियर्सन, ग्रीन। तो कौन है भाई? लैंडिस महोदय ने ऐसा कहा। समाजशास्त्र को अंग्रेजी शब्द सोशियोलॉजी से लिया गया है। वो किन 2 भाषाओं से मिलकर के बना है? तो वो किन 2 भाषाओं से मिलकर के बना है? आपके लैटिन एवं ग्रीक 2 भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है? अमूर्त विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनमें से सभी। तो जो समाजशास्त्र है वो अमूर्त भी है, सामाजिक भी है, सामान्य भी है, इसलिए इनमें से सभी करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान खाली मत डाल दीजिएगा। अमूर्त है, सामान्य है, ठीक है, और इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला हमारा है प्रश्न, समाजशास्त्र, 1 मिनट,
समाजशास्त्र के जनक ये हम लोगों का हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के मौसम में यथासंभव स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए। माँ व बच्चे दोनों को कष्ट होता है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि उससे क्या होता है, माँ एवं बच्चों दोनों को क्या हो जाता है, कष्ट होता है। गर्मी में ऊपरी दूध महंगा होता है। गर्मी में शिशु की पाचन शक्ति क्षीण होती है। गर्मी में संक्रमण होने का भय अधिक रहता है। तो किस कारण से ऐसा हो सकता है? क्योंकि गर्मी में क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, तो गर्मी में शिशु की पाचन शक्ति क्या होती है, क्षीण हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। शिशु को ठोस पदार्थ प्रारंभ में खिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। तो शिशु को ठोस पदार्थ खिलाते समय क्या सावधानी? शिशु के लिए अन्न, साग, सब्जी नरम व सरलता पूर्वक पचने योग्य बनानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भोजन भी नहीं, ये भी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। अगला है, सर्वप्रथम कौन से अस्थायी दांत निकलते हैं? तो इंसिसर छेदक, मध्य के दो कुतरने वाले, ऊपर तथा नीचे की कीलें, 4 दांत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है मध्य के 2 कुतरने वाले दांत, सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, ये पहले निकलते हैं। आप लोग दांत को एक बार दांत की संरचना पढ़ लीजिएगा कि मतलब कि कौन कौन से जैसे कृंतक, रत्नक है, इसको आप लोग उसकी संख्या पढ़ लें। शिशु को किसी रोग में होने पर क्या लक्षण दिखाई देता है? तो जैसे अगर शिशु को कोई बीमारी हो गई तो उसका क्या लक्षण उसको दिखाई देगी? वह सुस्त व निढाल हो जाएगा, वह चिड़चिड़ा व बेचैन हो जाता है, वह ठीक से दूध भी नहीं पी पाता, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। दस्त के प्रकार, दही की भांति सफ़ेद रंग की राख की तरह, शौच का झागदार होना, पतले हरे रंग के होना, उपयुक्त सभी। तो दस्त के प्रकार के में उपयुक्त सभी। शिशु को कभी झागदार दस्त होते हैं तो निम्न कारण से होते हैं: दूध में चिकनाई की मात्रा अधिक होना, दूध में अधिक शक्कर का होना, भैंस व डिब्बे के दूध का हजम न होना, उपयुक्त सभी। तो ये जो है वो होता है, ये स्थिति में क्या होता है, दूध में अधिक शक्कर मिलाने से क्या होता है, दूध क्या होता है, वो झागदार दस्त होते हैं, फीकल उनका झागदार हो जाता है। शिशु को यदि कब्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए? उबला हुआ पानी देना चाहिए, पालक आदि हरी पत्तेदार सब्जी का सूप देना चाहिए, भाप में अंजीर को गलाकर भी दिया जा सकता है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आप आंसर देते समय देखें कि अगर 2 से 2 ऑप्शन भी अगर आपको समझ में आ रहे हैं और उपयुक्त सही का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसी पर जाएंगे। चुनचुने होना जैसे रोग होने पर शिशु में कैसा लक्षण देखे जा सकते हैं? पेट का फूल जाना, दांत किटकिटाना व गुदा को खुजलाना, दस्त का होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है दांत का किटकिटाना और गुदा का खुजलाना। मतलब जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, खुजली होती है गुदा मार्ग में, तो बच्चे दांत को भी किटकिटाते हैं, ये उसके लक्षण हैं। यदि शिशु के शरीर में ऐंठन हो तो क्या करना चाहिए? वस्त्र ढीले कर देने चाहिए, अन्य बालकों से दूर रखना चाहिए, सर्दी से उसे बचाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। शरीर में ऐंठन हो तो क्या करना चाहिए? तो वस्त्र को ढीले कर दें, अन्य बालकों से दूर रखें और सर्दी से उसे बचाना चाहिए। बच्चे के अंगूठा चूसने की आदत का कारण नहीं है: असुरक्षा की भावना है, शारीरिक योग्यताओं में कमी है, वंशानुक्रम, माता पिता द्वारा उपेक्षा, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर वंशानुक्रम से नहीं मतलब होता है, क्या माता पिता की उपेक्षा है और शारीरिक योग्यताओं में कमी है, तो इस सब के कारण बच्चे क्या इन्फीरियरिटी आ जाती है और ये स्थिति देखने को मिलती है। अंगूठा चूसना कौन सा सामान्य व्यवहार है? मनोशारीरिक, संवेगात्मक, अनुशासन विहीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनोशारीरिक व्यवहार है। फिर उसके बाद 1 वर्ष तक के शिशु को विटामिन सी देना चाहिए। कितना विटामिन सी देना चाहिए 1 वर्ष तक के शिशु को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आपको 35 मिलीग्राम तक विटामिन सी दिया जा सकता है। पूरक भोज्य पदार्थों को नहीं बांटा जा सकता: तरल पूरक भोज्य पदार्थ, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ, गैस पूरक भोज्य पदार्थ तथा ताज़ा फलों का रस। तो पूरक भोज्य पदार्थों को किस में नहीं बांटा जा सकता है? गैस पूरक भोज्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से जो पदार्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? तो वो पदार्थ क्या कहलाता है आपका?
कोलेस्ट्रम कहलाता है। अति भार वाले व्यक्ति को भोजन देना चाहिए वसा रहित, जिसका भार ज़्यादा है, वसा रहित, प्रोटीन रहित, विटामिन रहित, इनमें से सभी। तो ऐसा नहीं है, तो किसको वसा रहित भोजन देना चाहिए। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील, श्रेष्ठ, महत्वपूर्ण, सामान्य। तो जो शिशु अवस्था है वो जीवन की क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि मानसिक विकास क्या इसमें बहुत तेजी से होता है। अगला है हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों का विकास करना, बड़े शहरों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना और शहरी क्षेत्र में धन मुहैया करवाना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका क्या उद्देश्य है कि वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण स्वास्थ्य प्रदान करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। परिचारिका किसे कहते हैं? महिला डॉक्टर को, दाइयों को, नर्सों को, स्वास्थ्यचर महिलाओं को। तो परिचारिका किसको कहते हैं? स्वास्थ्यचर महिलाओं को कहते हैं। स्वास्थ्यचर या परिचारिकाओं में क्या विशेषता होनी चाहिए? वो दक्ष हों, चतुर हों, शिक्षित हों, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्वास्थ्यचर देती हैं सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वास्थ्यचर महिलाएं होती हैं वो कौन सा ज्ञान देंगी? वो आपको देती हैं सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, आपको आकर सिद्धांत के बारे में नहीं बताती, वो क्या आपको व्यवहारिक ज्ञान देती हैं। अगला है सामान्य एक स्वास्थ्यचर निरीक्षण करती है 200 गर्भवती नारियों का, 200 शिशुओं का, 5 से 6 वर्ष के 700 बालकों का और फिर उसके बाद उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्यचर क्या शिक्षा देती हैं? स्वास्थ्यचर के प्रति जागरूकता, गर्भावस्था में संतुलित आहार, रोगियों एवं शिशुओं के लिए भोजन बनाने की विधि, उपयुक्त सभी। तो यह करेक्ट क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगभग कितनी दाइयों को लघु प्रशिक्षण दिया गया? तो जो ये है आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसके अंतर्गत कितनी दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 2,40,000 दाइयों को लघु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सरकार द्वारा इतने प्रयास किए जाने के बावजूद भी जनता उससे उतनी लाभान्वित क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत से कार्यक्रम अभी तक केवल कागजों तक ही सीमित हैं। अनुदान में मिला रुपया सही मायने में आवश्यक दाइयों एवं अन्य साधनों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों में कर्तव्य परायणता एवं सेवा की भावना की कमी होती है। उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इज उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न था कि जिसमें दाइयों वाला था कि स्वास्थ्यचर जो होती हैं वो आपका क्या देती हैं? तो व्यवहारिक ज्ञान और सैद्धांतिक, तो वो दोनों स्वास्थ्यचर क्या है? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान दोनों प्रकार का ज्ञान देती हैं। क्योंकि जब बीमारियों के बारे में बताती है तो वो सब सैद्धांतिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान में मतलब हमें किस तरह से साफ सफाई रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। अगला है हमारा, आवश्यकता अनुसार मनुष्य की एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी आवश्यकता जो है वो मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए, धन होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बचत होना चाहिए। तो आवश्यकता जो है मनुष्य की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होना चाहिए? उसके पास साधन होना चाहिए। ठीक है, उसकी पूर्ति के लिए। एक से अधिक कारें, भव्य भवन तथा बहुमूल्य गहने किस वर्ग की आवश्यकता है? प्राथमिक आवश्यकता, आरामदायक, विलासितापूर्ण आवश्यकता, अनावश्यक आवश्यकता। तो यह क्या है? विलासितापूर्ण आवश्यकता है। ठीक है। आवश्यकता व्यक्ति की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त धन साधन हो और वह उन साधनों को उस इच्छा की पूर्ति हेतु लगाने का प्रयास करता हो। और यह परिभाषा किसने दी है? निकिल एवं डार्सी, पेंशन एवं मैकावर एवं पेज और डॉक्टर देसाई।
तो ये जो आपकी परिभाषा है, ये परिभाषा है आपकी पेंशन के अनुसार। अगला है, विलासिता बेकार की आवश्यकता की संतुष्टि है, यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है आपके प्रोफेसर एली का ये विचार है। कौन सी आवश्यकता है जो समाज के रीति रिवाजों को पालन करने के लिए पूरी की जाती है? जीवन रक्षक, निपुणता रक्षक, सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक है जो वो जीवन ये रीति रिवाज को करने के लिए होती हैं। हानिकारक विलासिता की आवश्यकता है, कार, सोने की घड़ी, शराब, मखमल का बिस्तर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर शराब इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं, पौष्टिक भोजन करना, विवाह में उपलक्ष्य में दावत देना, पेट भरने के लिए भीख मांगना, गरीबों में भोजन बांटना। तो ये जो है विवाह के उपलक्ष्य में दावत देना, ये है आपकी। एक सम्मानित डॉक्टर के लिए कार खरीदना कैसी आवश्यकता? विलासिता संबंधी आवश्यकता, सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता, निपुणता रक्षक आवश्यकता, उनमें से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सामाजिक प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकता है। अगला है, विद्यार्थी के लिए अच्छा पेन होना कैसी आवश्यकता है? आवश्यक आवश्यकता, आरामदायक है, निपुणता रक्षक आवश्यकता है, विलासिता संबंधी आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी के लिए एक अच्छा पेन होना यह आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संपन्न व्यक्ति के लिए जहां बड़ा बंगला, नौकर चाकर व कार आरामदायक आवश्यकता है, वहीं वह निर्धन व्यक्ति के लिए क्या है? आवश्यकता सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना, तो वहां वह निर्धन व्यक्ति के लिए कैसी? विलासिता संबंधी आवश्यकता है। निपुणता रक्षक आवश्यकता क्या है? जो जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक है, जो समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति की कुशलता को पूर्ववत बनाए रखने के लिए आवश्यक है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति की कुशलता को पूर्ववत बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है वो क्या है? आपकी निपुणता रक्षक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट के अनुसार आवश्यकताओं का वर्गीकरण, तो इन्होंने किस तरह से वर्गीकृत किया है? तो कुछ नहीं, इन्होंने जो किया है वर्गीकृत, भौतिक, सामाजिक, आत्मसंगठन और प्राप्ति। तो इस तरह से इन्होंने किया है, भौतिक, सामाजिक और आत्म संगठन और प्राप्ति। भौतिक, सामाजिक, आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान के द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? तो यहाँ पर प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट के द्वारा ये इसको आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट होता है। आवश्यकताओं से प्रभावित होने वाले तत्व कौन से हैं? संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना व भग्नाशा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। आवश्यकताओं की पूर्ति के नियम, शारीरिक रचना, संस्कृति, वातावरण व आदत, इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या है कि इनमें से सभी करेक्ट आंसर आवश्यकता के पूर्ति के नियम ये सारे हैं। शारीरिक संरचना, संस्कृति, वातावरण व आदत, ये सभी होगा। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती तो उसे दुख होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभी मैंने आपसे बताया था, जिसे भग्नाशा कहते हैं। आवश्यकता जब पूरी नहीं हो पाती तो मनुष्य उसको पूरा करने के लिए अनेक क्या करता है, तथा वह कभी यथार्थ से दूर निकल जाता है। तो वो क्या करता है? जब आवश्यकता आपकी पूरी नहीं हो जाती तब फिर क्या मनुष्य करता है? विचार करता है, कल्पना, इच्छाएं, इनमें से सभी। तो वो क्या करता है? अनेक कल्पनाएं करता है तथा वह कभी यथार्थ से दूर निकल जाता है, कभी नहीं तभी। ठीक है। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक क्या है? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यता, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपके गोल को अचीव करने के लिए, गोल को नहीं मतलब आपकी नीड्स को अचीव करने के लिए बाधक हो सकती हैं। अगला है हमारा प्रश्न, यौन शिक्षा किस प्रकार बाल मृत्यु निवारण में उपयोगी है? बालक इसके द्वारा अपनी जिज्ञासाओं, उत्सुकताओं की पूर्व संतुष्टि कर सकेंगे, दुष्परिणामों से मुक्त हो सकेंगे, श्रेष्ठ आदतों का विकास हो सकेगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कि यौन शिक्षा किस प्रकार बाल मृत्यु निवारण में उपयोगी होंगे। तो बालक द्वारा अपनी जिज्ञासाओं एवं उत्सुकताओं को, यहाँ पर क्या होता है आपका कि ये भी हो जाएगा, दुष्परिणामों से मुक्त हो सकेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भकालीन स्वास्थ्य तथा शिशु पालन की जानकारी कैसे दी जा सकती है? चलचित्रों द्वारा, भाषणों द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के
द्वारा, तो सभी के द्वारा इसकी जानकारी दी जा सकती है। भावी माताओं तथा शिशुओं को जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता के लिए प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास? पड़ोसियों को, प्रधान को, समाजसेवी संस्थाओं तथा सरकार को, अनाथ आश्रमों को। तो जिनको नहीं मिल पाता उनके लिए किसके? समाजसेवी संस्था तथा सरकार को उनका संज्ञान लेना चाहिए। शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला चिकित्सालय एवं शिशु विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, जिला चिकित्सालय में जो शिशु विभाग है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। प्राइवेट बाल चिकित्सालय की तो व्यवस्था होगी नहीं। फिर अगला प्रश्न है हमारा, शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आहार आयोजन, संतुलित आहार, मिश्रित आहार, पूरक आहार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पूरक आहार। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए 3 माह की आयु से, 4 माह की आयु से, 5 माह की आयु से, 6 माह की आयु से। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 4 माह की आयु से, 5 माह की आयु से और 6 माह की आयु से। तो करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा? ये 5 माह की। वैसे अगर देखा जाए तो शिशु को जो पूरक आहार, इसमें आंसर दूसरा दिया हुआ है, तो मैं आपको जो बता रही हूँ कि शिशु को जो पूरक आहार देने का जो सही समय है वो 6 माह के आरंभ से उसको दिया जाता है, या 5 वर्ष की माँ की आयु से भी हो सकता है। तो लेकिन करेक्ट आंसर जो होता है वो क्या है आपका? जब वो 6 माह का बच्चा होने लगता है तब उस समय उसको शिशु मतलब पूरक आहार दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर तरल पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। ठीक है, तरल पूरक भोज्य पदार्थ जल, दूध, दलिया, जूस। तो तरल पूरक भोज्य आहार में आपका जो नहीं है उसमें करेक्ट आंसर आपका होता है आंसर नंबर सी। ठीक है, तो तरल पूरक आहार में 2 प्रकार का मैंने आपसे बताया था ना, एक आपका तरल आहार था और आपका एक पूर्ण तरल आहार था। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो वो दोनों के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये इसमें तो जो है ये शुद्ध रूप से क्लियर लिक्विड डाइट के अंतर्गत जल आ जाएगा। और आपका जो दूध है और जूस है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये फुल लिक्विड डाइट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन के द्वारा उत्पन्न हुए शिशु को दूध पिलाना चाहिए। तो 12 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद। तो जो ऑपरेशन वाला शिशु है उसको दूध कितने घंटे के बाद पिलाना चाहिए? उसको 24 घंटे के बाद दूध पिलाना चाहिए। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ठोस पूरक पदार्थ क्या नहीं है? जल ठोस पूरक पदार्थ नहीं है। डाइट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगला है, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? बाल मृत्यु से तात्पर्य बाल अवस्था में मृत्यु होना, बालक की बाल अवस्था में संक्रमित होना, जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक के शिशु की मृत्यु होना और उपयुक्त सभी। तो जो बाल मृत्यु है उसके अंतर्गत क्या हो जाता है? तो उसके अंतर जन्म लेते ही अथवा जन्म के समय 1 वर्ष तक के जो मृत्यु हो जाती है वो क्या बाल मृत्यु के कारणों में से एक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में बाल मृत्यु की ऊंची दर का क्या कारण है? तो भारतवर्ष में बाल मृत्यु की ऊंची दर का कारण निर्धनता, समुचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गर्भावस्था में असावधानी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद है आपका बाल मृत्यु को कम करने के उपाय क्या हैं? शिक्षा का प्रसार, यौन संबंधी चिकित्सा, जीवन स्तर में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें बाल मृत्यु को कम करने में सहायक होती हैं। यदि एक गांव में 1500 बच्चे उत्पन्न हुए और 1 वर्ष में 400 बच्चे मर गए तो बाल मृत्यु दर 1 वर्ष में कितनी होगी? तो बाल मृत्यु दर जो है वो 1 वर्ष में आपकी हो जाएगी 300। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और उससे आप कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो निकल आएगी, इसमें कुछ टफ नहीं है। फिर अगला है हमारा, दोषपूर्ण प्रसूति गृह किसे कहते हैं? जहां अंधेरे वाला कमरा हो, जहां प्रकाश व स्वच्छ वायु का साधन न हो, कमरा कई दिनों से बंद पड़ा हो, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो दोषपूर्ण प्रसूति घर के अंतर्गत आती हैं। अगला क्या है, प्रशिक्षित दाइयों को किस प्रकार स्वच्छता का परिचय देती हैं? अप्रशिक्षित दाइयाँ जो हैं
अनट्रेन्ड वो किस प्रकार से स्वच्छता का परिचय देंगी। प्रयोग में लिए गए वस्त्र अस्वच्छ पहने हुए, नाल बांधने के लिए बहुत दिनों से रखा हुआ वस्त्र प्रयोग करना, अप्रशिक्षित होने से संक्रमण के खतरों की जानकारी ना होना, और फिर क्या है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो क्या अप्रशिक्षित दाइयाँ जो हैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और ऐसा करती। कुप्रथा किस प्रकार बाल मृत्यु दर को बढ़ाने में सहायक है। प्रसव के समय कमरा पूर्ण रूप से बंद रखना, एकांत, अंधेरे तथा बहुत दिनों से बंद कमरे का प्रयोग करना, कमरे में गंधक का धुआं करना, तो ये और क्या है, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये कुप्रथा है जिससे बाल मृत्यु दर को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है। तो मुख्यालय कहाँ है, मुख्य कार्य हो गया। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हनोई। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने किस सन में मातृ एवं शिशु कल्याण ब्यूरो की स्थापना की। तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने सन 1931 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई। तो यूनिसेफ की जो हमारी स्थापना है वो आपकी 46 में हुई, 1946 में। मातृ शिशु का प्रमुख कारण क्या है। चिकित्सीय, व्यावसायिक, धार्मिक, आर्थिक। मातृ शिशु का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, चिकित्सीय, मतलब मातृ शिशु देखभाल होगा है, तो प्रमुख कारण इसका क्या है, चिकित्सीय है। मातृ शिशु का चिकित्सीय कारण नहीं है गरीबी, गर्भावस्था में विषाक्तता, रक्त क्षीणता, रक्तस्राव। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, गरीबी आएगा। चिकित्सीय कारण नहीं है तो गर्भावस्था में विषाक्तता ये भी है, रक्तस्राव भी है, रक्त क्षीणता भी है, लेकिन गरीबी नहीं है। 30 वर्ष पूर्व मातृ शिशु का प्रमुख कारण था रक्तस्राव, रक्त क्षीणता, सेप्टिक या दुर्घटनाएं। तो 30 वर्ष पूर्ण ऐसा क्या रहता था, तो वहाँ पे क्या होता था, सेप्टिक हो जाता था। मातृ कल्याण के लिए सेवा है, गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारी सेवाएं क्या है, मातृ कल्याण की हैं। मातृ शिशु का सामाजिक कारण नहीं है रक्तस्राव, निरक्षरता, अनुचित पोषाहार, अनुचित सैनिटाइजेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है रक्तस्राव। इसका सामाजिक कारण रक्तस्राव नहीं हो सकता, बल्कि निरक्षरता और ये सब क्या है, इसका सामाजिक कारण। मातृ शिशु से तात्पर्य यह है कि मातृ शिशु जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, जो मातृ शिशु करके प्रश्न पूछा गया है। मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय है। तो मातृ बाल मृत्यु दर को कम करने का क्या उपाय है, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं। यहाँ पर क्या होता है, करेक्ट आंसर। ठीक है, यौन शिक्षा का ज्ञान, घर पर प्रसव, प्रशिक्षित दाइयों की सेवा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है स्वास्थ्य चर, महिला चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सुपरवाइजर, हेल्थ विजिटर। तो संपूर्ण दायित्व किसका होता है, पहले ही मैंने बताया था, किसका, स्वास्थ्य चर का। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को 25% कम कर दिया जा सकता है यदि वर्ष से कम की आयु में गर्भधारण को रोका जा सके। कितने वर्ष से कम की आयु में गर्भधारण को रोकेंगे तो रुक जाएगा, ये 19 वर्ष की से आयु से कम के बच्चों के लिए। हमारे देश में बच्चों नहीं, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है। तो हमारे देश में जो प्रजनन वाली महिलाएं हैं, जो फर्टिलिटी वुमेन्स है, उसका प्रतिशत कितना है, 22% है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाने शुरू के 7 माह में परीक्षण कराने जाना चाहिए। तो उनको माह में 1 बार, सप्ताह में भी नहीं, माह में 2 बार भी नहीं, शुरू में क्या, माह में 1 बार रेगुलर चेकअप के लिए बुलाते हैं डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्र में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है, तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं। प्रसूति केंद्रों में, प्रसूति गृहों में, प्रसूति अस्पतालों में, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी। ये सारे आपके करेक्ट होते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का कार्य नहीं है स्वास्थ्य परिरक्षण, परामर्श, अतिरिक्त पोषण पूर्ति, शिशु कल्याण के कानून बनाना। तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर शिशु कल्याण के कानून बनाना,
ये किसका है? मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का कार्य नहीं है। प्रसवोत्तर सेवा का उद्देश्य नहीं है। प्रसवोत्तर कठिनाइयों को बढ़ाना और स्तन दुग्ध निर्माण की यथेष्टता की जांच करना, माता एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना, माता को प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा देना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रसवोत्तर कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अगला है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण। श्वासावरोध, जन्मजात असामान्यताएं, पूर्वकालिकता, इनमें से सभी, तो ये सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है किस चीज़ की? पौष्टिक भोजन की भी, शिशु संभरण सेवा की भी, स्वास्थ्य वातावरण बनाए रखने की विधियों की भी, उपयोग की भी, और फिर उसके बाद उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? सही हो जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक इकाइयाँ ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई, सामुदायिक विकास योजना और पंचवर्षीय योजना। तो ये क्या है आपका? ये है ग्रामीण विकास की आधारभूत इकाई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अगला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा पर प्रकाश, स्कूलीय स्वास्थ्य सेवाएं, मलमूत्र का निष्कासन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका ये सब क्या कार्य है? ये सारी चीज़ों को देखना है। स्कूलीय स्वास्थ्य का भी, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चों का भी, उनका भी ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी, मलमूत्र का निष्कासन हो जिससे कोई बीमारी ना हो, और स्वास्थ्य प्रसार शिक्षा ये भी उनका है। तो इनमें से सभी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को बहुत ही बुद्धिमत्ता से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या कार्य नहीं है? आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा पर प्रसार, शिक्षा चिकित्सा, संक्रामक रोग नियंत्रण। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के का कार्य में ये जो का कार्य क्या नहीं है? इसमें आर्थिक विकास, स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार, चिकित्सा सेवा और स्वास्थ्य संक्रामक नियंत्रण। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्थिक विकास का कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका? करेक्ट हो जाता है। अगला है हमारा, सॉरी एक मिनट, स्तन, जैसे कि बच्चा जब शिशु स्तन त्याजन के पश्चात शिशु को देना चाहिए क्या? सूजी, खीर, शहद, इनमें से सभी। तो मतलब जब बच्चा क्या स्तनपान करना, ये सारी चीज़ें उसमें दे सकते हैं, इनमें से सभी। स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने, वीनिंग की बात कर रहा है कि वीनिंग कब, इसको वीनिंग के नाम से भी आ जाता है एग्जाम में और हमको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो वीनिंग कब से प्रारंभ कर देनी चाहिए? जब से हम पूरक आहार देना शुरू करते हैं, तो 6 माह की आयु से। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, रात्रि में जब शिशु सो रहा हो, तो जब क्या? माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो। अस्थायी दांत निकलने की आयु क्या है? अस्थायी दांत निकलने की आयु कितनी है? 6 माह है। फिर अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न हम लोगों ने बार बार पढ़ा है। अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। स्थायी दांत निकलने की आयु क्या है? तो स्थायी दांत निकलने की आयु होती है 6 वर्ष। ओके, कितनी होती है? 6 वर्ष। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी दांत जो हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी? 32 होती है। अस्थायी स्थायी आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, वरना एग्जाम में गलत हो सकता है। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? लोहा, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। तो कौन सा वो पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शैशवावस्था में किस तंत्र से संबंधित रोग अधिक होते हैं? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, अस्थि तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। तो क्या है? पाचन तंत्र। ठीक है, किस तंत्र से संबंधित रोग? पाचन तंत्र। अक्सर पेट वाली दिक्कत बच्चों को देखने को मिलती है। शैशवावस्था में रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय? टीकाकरण, पौष्टिक आहार देना, मौसम से बचाव, अधिक भोजन देना। तो यहाँ पर टीकाकरण क्या है? प्रमुख रोगों से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम है। शिशुओं को दस्त होने पर बचाना आवश्यक है। किससे बचाएंगे भाई? शिशु को जब दस्त हो जाएगा तो ठंड से, गर्मी से, निर्जलीकरण से और ज्वर से। तो किससे बचाएंगे? उसको निर्जलीकरण से बचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। फिर अगला है BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो BCG का जो टीका है हमारा, वो किस रोग से बचाव करेगा? चेचक, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टीबी। तो 20 पहला टीका BCG और ये टीबी के लिए लगाया जाता है, तपेदिक के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिव, टिटनेस, अब देखिए DPT की बात कर रहा है, के लिए बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, DPT। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, कोमा बैसिलस जीवाणु, वायरस, कीटाणु, प्रोटोजोआ। तो हैजा रोग जो है वो किसके द्वारा फैलता है? वो आपका कोमा बैसिलस जीवाणु के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न, बच्चों के लोहे की वस्तु से चोट लगने पर इंजेक्शन दिया जाता है, राजक्षमा और टिटनेस निरोधक, डिप्थीरिया, खसरा निरोधक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है टिटनेस निरोधक। लोहे की चीज़ से टिटनेस का निरोधक इंजेक्शन लगाया जाता है। त्वचा संबंधी रोग नहीं है, कब्ज, घमौरी, छाजन और एलर्जी। तो त्वचा संबंधी रोग क्या नहीं है? कब्ज, त्वचा संबंधी रोग नहीं है। पौष्टिक तत्वों के अभाव में बच्चे में अधिकतर कौन सा रोग हो जाता है? तो पौष्टिक तत्वों के अभाव में बच्चों में आपका रक्ताल्पता रोग होता है। मेरास्मस जो होता है ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है। ओके, शिशुओं के अंदर पहने जाने वाले वस्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसमें करेक्ट है। तो मैं मरासमस का अलग से बता रही थी। शिशुओं के अंदर पहने जाने वाले वस्त्र होने चाहिए रेशमी, सूती, ऊनी, नायलॉन। तो ऊनी के वस्त्र होने चाहिए। हरी साग सब्जी में किस चीज़ का सूप या शोरबा बनाकर शिशु को दिया जा सकता है? तो क्या है आपका? चुकंदर, परवल, लौकी। हाँ, इनमें सभी किसी भी चीज़ का आप सूप बनाकर दे सकते हैं। प्राकृतिक साधन द्वारा इसमें विटामिन डी प्राप्त हो सकती है, पानी, हवा, धूप सेवन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका धूप सेवन। विटामिन डी की प्राप्ति किससे हो जाती है? धूप सेवन से, जिसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी हम जानते हैं। शिशु को आयरन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तम आहार है? आयरन के लिए गुड़, अंडा, पालक, बैगन। तो शिशु को अगर हम आयरन दे रहे हैं तो उस समय उसके लिए बढ़िया क्या है? सबसे अच्छा उसको हम अंडा दे रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी आयरन की प्राप्ति हो सकती है। यदि शिशु का भार घट रहा हो तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो शिशु का अगर भार अपर्याप्त पोषण, नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव और उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों सही आंसर हो जाएगा। यदि शिशु सामान्य रूप से वृद्धि करता है, उसका भार 1 वर्ष में जन्म के भार का कितना हो जाएगा? 6 महीने में दुगना और साल भर में 3 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। स्तनपान छुड़ाने से में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? स्तनपान धीरे धीरे छुड़ाना चाहिए। प्रारंभ में उसे फलों के रस, हरी सब्जी आदि धीरे धीरे शुरू करनी चाहिए। गर्मी की ऋतु में यथासंभव स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए। तो बिल्कुल वीनिंग के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है। तो उपयोग सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इसी के साथ अच्छा मुझे लगा एक स्लाइड और है, तो यहाँ पर मैं आपको कहती हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको हम तो अपना न्यूट्रिशन और इन सारी चीज़ों को पढ़ने में लगे हुए हैं, सीडी, न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, लेकिन कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो मैं ऐसे ही किसी वीडियो में आपको थोड़ा सा विवाह के बारे में भी बता दूँगी, क्योंकि बच्चे विवाह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखिए और अच्छे से पढ़िए। पुराने वीडियोस आप सब देखते रहें, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करें। और आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।